हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन बेसिक स्टडी में। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक लगा रखा है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ ध्यान दीजिएगा, टोटल हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट इसमें करने वाले हैं। वॉल्यूम 2 चल रहा है प्लेटफॉर्म का, और आज 8वां हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले ध्यान दीजिएगा, अगर जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, चैनल से जुड़ जाइए आप लोग और प्रैक्टिस लगातार करते रहें, क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा है एग्जाम का। तो चलिए चलते सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सेट नंबर 8, कितना टेस्ट सीरीज 8 हम लोग देखने वाले हैं, इसका पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कि आपको चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है? मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो एक का आपको राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, सॉरी बी हो जाएगा। बी हो जाएगा यहाँ पर सिक्किम। सिक्किम का जो सीमा है आपको चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान में रखेंगे कि मिजोरम जो है आपको मिजोरम का जो मिजोरम जो है सीमा किसके? म्यांमार और बांग्लादेश से मिलता है। म्यांमार और बांग्लादेश से। नागालैंड का जो सीमा आपको लगता है भारतीय राज्य में अगर देखा जाए तो नागालैंड का आपको भारतीय राज्य में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम राज्य से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर की विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? विश्वनाथन आनंद, रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, कोनेरू हम्पी या तानिया सचदेव। तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि रवि सिन्हा जो आपको अपने बिहार से बिलोंग करते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपको किस में है? तो रॉ के हैं। ठीक है, रॉ का आपको फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आपको इसका फुल फॉर्म होता है। आईबी का इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है। देखिएगा यहाँ रॉ जो है, रॉ के आपको प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा है। वहीं आपको देखिएगा आईबी के कौन है? तो आईबी के प्रमुख तपन कुमार डेका है। तपन कुमार डेका। सीबीआई का अगर पूछ देगा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन तो सीबीआई के आपको प्रमुख हैं प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। ठीक है, और एनआई का अगर पूछ देगा प्रमुख कौन है, तो एनआईए के प्रमुख है दिनकर गुप्ता। कौन है? दिनकर गुप्ता। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर देखेंगे, इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? यानी कि कौन सा इसमें भारतीय राज्य है जो कि आपको सबसे कम है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या उत्तर प्रदेश है? 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। ठीक है, आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है आपको 4 का डी हो जाएगा। विकल्पों में से आपको उत्तर प्रदेश जो है कभी न्यूनतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब भारत का सबसे छोटा राज्य भी जान लीजिए कि अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसको भी ध्यान में रखना है। गोवा की राजधानी पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर के वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। कौन हो जाएगा? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं जो भारतीय इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मस्कट या ईरान। देखिएगा चाबहार ये आपको बहुत ही फेमस बंदरगाह है, पत्तन है। ठीक है, बंदरगाह को हम लोग पत्तन के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान में रखेंगे। तो 6 का आपको यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ईरान में आपको स्थित है। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में स्थित है। और वहीं आपको हम्बन टोटा के भी फेमस, बहुत हम्बन टोटा बंदरगाह आपको श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक का सदस्य है? बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से कौन सा है? लाओस, कंबोडिया, श्रीलंका, वियतनाम। तो 7 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 7 का देखेंगे सी हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका जो आपको बिम्स्टेक का सदस्य इनमें से है। बिम्स्टेक का देखिएगा पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपको बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, बिम्स्टेक में टोटल 7 सदस्य देश हैं। कितने हैं बिम्स्टेक में? बिम्स्टेक में टोटल आपको 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर के, किस राज्य के लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई?
किस राज्य में आपको लोहनक झील में बादल जो फट गया था, तो तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 में आपको प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आई? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? 8 का राइट आंसर आपको सिक्किम हो जाएगा। लोहनक झील कहाँ है? ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। लोहनक झील कहाँ है? सिक्किम में है। इसमें बादल फटने से प्रथम सप्ताह में आपको 2023 के अक्टूबर 2023 बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, भयंकर बाढ़ आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो है कि किस क्षेत्र में योगदान के दिए जाते हैं? हिंदी में विज्ञान की पुस्तकों पर, हिंदी में बाल साहित्य पर, या हिंदी में विधि की पुस्तकों पर, या हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर? 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर दिया जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं? जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन से हैं इसमें से? यूथ हॉट, खान अब्दुल गफ्फार खान, मार्शल टीटो या मदर टेरेसा? 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यूथ हॉट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये म्यांमार के रहने वाले हैं, ठीक है, इनको याद रखना है, म्यांमार के हैं यूथ हॉट। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं यूथ हॉट। 10 का एक आपको राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू अवार्ड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी। कब? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर की, स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म पुस्तक के क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है? तो 11 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, विकास स्वरूप। क्या हो जाएगा? विकास स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर की, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में खालिस्तान आयोजित किया जाता है। ध्यान देंगे, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच जब युद्ध हुआ था, तो उसमें वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में कौन सा चीज़ आयोजित किया जाता है? जोर मेला, होला मोहल्ला, या माघी मेला, या रोजा शरीफ उर्स से? तो 12 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, माघी मेला। एक माघी मेला जो होता है कि इनके याद में आपको वीर शहीदों के याद में आपको मनाया जाता है वहाँ, इसको ध्यान में रखेंगे, माघी मेला। आपको 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ये भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने के लिए वाला प्रथम राज्य बन गया है? तो कौन सा प्रथम राज्य बन गया है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश से? 13 का राइट आंसर अपना बिहार हो जाएगा। ये बिहार जो है आपको ये 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण, यानी कि जो जातीय सर्वेक्षण होता है किया गया है, जो अपने बिहार में आंकड़े जारी करने वाला और इस प्रकार का सर्वेक्षण जारी करने वाला प्रथम राज्य बन गया है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, अक्टूबर 2023 को जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान पर किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? यहाँ ध्यान देंगे, आपको हुरून इंडिया रिच लिस्ट में आपको शीर्ष स्थान पर किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर की, किस भाषा की फिल्म में 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, एवरीवन इज़ अ हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मानित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? मलयालम, तेलुगु, तमिल या मराठी? कौन सा भाषा में? ठीक है, तो 15 का आपको यहाँ राइट आंसर ये हो जाएगा, मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, मलयालम भाषा में कि मलयालम आधिकारिक रूप में आपको चुना गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर देखिएगा, यहाँ पर मैथ है जो कि आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल कनेक्ट हो जाए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों 1904 हो जाएगा। कितना? 1904 में आपको लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। और साथ साथ इसे भी ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आपको सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार हुआ था। सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? गुरु घासीदास, श्री नारायण गुरु, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरिदास ठाकुर? 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको श्री नारायण गुरु ने ये दिया था। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? यह कथन श्री नारायण गुरु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 33 नंबर के, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत ने कलकत्ता यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विद्यालय आयोग का गठन किया था? 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस, देखिए इसका राइट आंसर देखिएगा, 33 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी। 1917 ईस्वी में सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो हुआ था ना, 1917 में हुआ था, वही सैडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि विश्व स्तर
विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को विश्व अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस, विश्व अल्जाइमर दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर के निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थान माना जाता है? 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको मणिपुर। मणिपुर जो है भारतीय राज्य उसमें आपको वहाँ आपको पोलो खेल का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 36 नंबर की रंगनाथन स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम कहा जाता है। गालीगोपुरम का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? गालीगोपुरम का अर्थ क्या होता है? चट्टान मीनार, बर्फ मीनार, पवन मीनार, उपरोक्त सभी का संयुक्त रूप है। 36 का यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा पवन मीनार। ठीक है, पवन मीनार इसका मतलब होता है गालीगोपुरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर के गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर के पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी में पाई जाने वाली धातु की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा स्थान है? यानी कि कौन सा स्थान पर आपको पाया जाता है लौह धातु? 38 का देखिएगा चौथा, पहला, तीसरा या दूसरा। तो 38 का राइट आंसर आपको दूसरा हो जाएगा, यानी कि दूसरे नंबर पर लोहा पाया जाता है। पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे आपको एल्युमिनियम पाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरे नंबर पे आपको लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर के वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? यानी कि भारत से सबसे ज़्यादा है प्रजनन दर। केरल, पंजाब, महाराष्ट्र या बिहार? तो 39 का आपको राइट आंसर हो जाएगा डी, अपना बिहार में। ठीक है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत से सर्वाधिक है? तो प्रजनन दर आपको जो है सबसे ज़्यादा आपको बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर की वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन बैलेंस को खालिस्तान के रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में संदर्भित किया जाता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संतुलन को, बैलेंस को, चालू खाता घाटा, चालू खाता संतुलन, व्यापार संतुलन। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा, व्यापार संतुलन के रूप में व्यक्त किया जाता है, संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 41 नंबर कि शेरशाह सूरी का मकबरा में स्थित है, कहाँ स्थित है? बक्सर, जहानाबाद, सासाराम या गया? आपको ऑब्वियसली मालूम होगा कि आपको सासाराम में आपको शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। 41 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग किसने लिया था? तो 42 का आपको किसने लिया था? इसका बी आपको राइट आंसर हो जाएगा, रानी गाइडिंलियू ने लिया था। 43 नंबर प्रश्न है कि सिकंदरा जो आगरा के उपनगरीय क्षेत्र में स्थित है खालिस्तान के मकबरे से जुड़ा है, यानी कि किसके मकबरे से जुड़ा हुआ है सिकंदरा में जो है? जहांगीर, अकबर, शिवाजी या बाबर? तो 43 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अकबर का मकबरा है वहाँ सिकंदरा में। ठीक है, अकबर का मकबरा से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 44 नंबर की खालिस्तान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता या विजय लक्ष्मी पंडित? 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है। धान्य फसलें, बागान, दालें या लताएं? तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दालें। दाल जो होती है ना वो आपको ये फसलें जो होती है दाल मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ाती हैं। 61 नंबर प्रश्न है कि पहचाने के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? एक नंबर ऑप्शन है कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, ये सही है आपका। ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में है, ये भी सही है। ICAR सोयाबीन अनुसंधान का निदेशालय मुख्यालय इंदौर में है, ये आपको तीनों सही है। 61 का आपको राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 62 नंबर के निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? 62 का, तो 62 नंबर देखेंगे कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, ये आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, सही के बारे में पूछ रहा है तो यही पहला सही हो गया, इसका मतलब है कि आपका यही सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं ऑप्शन और। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति के द्वारा नामित किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा आपको। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है, राज्यसभा के 15 सदस्य, देखिए 15 दिया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर के निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? जगजीवन राम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, RK शनमुगम सेठी या
टी कृष्णमाचारी। 63 का राइट आंसर सी हो जाएगा आर के शनमुगम सेट्टी जो थे, आर के शनमुगम सेट्टी, ये आपको प्रथम वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ध्यान देंगे यहाँ स्वतंत्र भारत के थे वित्त मंत्री। और अगर स्वतंत्र भारत से पहले का पूछ देता गणतंत्र भारत के तो लियाकत अली खां थे वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और किसके बीच हस्ताक्षरित की गई थी? तो 64 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग, राइट आंसर हो जाएगा 64 का देखिएगा, सिखों, गोरखा, मराठों या फ्रेंच। तो बी हो जाएगा आपको, ब्रिटिश और गोरखा के बीच 1816 ईस्वी में सुगौली की जो संधि हुई थी, इसको भी डेट याद रखेंगे कि सुगौली की संधि कब हुई थी, 1816 ईस्वी में, ब्रिटिश और गोरखा के बीच ये हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 65 नंबर प्रश्न है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? इस्लाम, जैन धर्म, ईसाई धर्म या बौद्ध धर्म? 65 का राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म। ठीक है, वहाँ का आपको प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर की, पोलैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर, येन, यूरो या जलौटी? तो 66 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा आपको, जलौटी जो है पोलैंड की ये मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम है। ठीक है, और जापान की मुद्रा का नाम येन जो है, आपको येन जो है ना, ये जापान की मुद्रा का नाम है। कहाँ का है? जापान की मुद्रा का नाम है। 67 नंबर प्रश्न है कि सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? सिंधु लिपि जो है आपको, सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर से लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर या बाईं से दाईं ओर या ऊपर से नीचे या इनमें से कोई नहीं? 67 का राइट आंसर ए हो जाएगा, दाईं से बाईं ओर। ठीक है, यानी कि इस तरह से, इधर से लेकर के इधर, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी सिंधु लिपि, यानी कि जस्ट लाइक आप उर्दू मान लीजिए, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68, खरोष्ठी लिपि। देखिएगा, सिंधु लिपि के साथ साथ आपको खरोष्ठी लिपि भी इसी तरह से लिखा जाता है, दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 68 नंबर के 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसके अध्यक्षता में की? किसके अध्यक्षता में किया? LM सिंघवी, GV के राव, VN गॉडगिल या अशोक मेहता? 68 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, LM सिंघवी की समिति के। ठीक है, LM सिंघवी समिति में, सिंघवी समिति जो था ना, इसी के ये रिगार्डिंग आपको लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास इसी समिति के अंतर्गत किया था, किस अध्यक्षता में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 69 नंबर की सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, 69 करना है, सुमेलित करना है हम लोग को यहाँ पर। तो इसका देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान ये कब आया था? सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मिलान कर देना है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो आया था ये 2001 में आया था। कब आया था? 2001 में। साक्षर मिशन भारत, साक्षर मिशन भारत ये आपको आया 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आया 1987 में। कब आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? 1987। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 ईस्वी में। इस तरह से आपको मिलान कर देंगे। 69 का आपको पहला ही आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर के, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय संभावित आयु, विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक, या सामाजिक असमानता? तो 70 का यहाँ राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर देखिएगा मिलान करना है। तो 71 का राइट आंसर देखिएगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना ये कब आया था? तो कब आया था? ये आपको आया था 1974 में, आपका सामने ही दिया है। ठीक है, 1974 में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहला 51 से 56 और दूसरा 56 से 61 चला था। तो ये आपको सही हो जाएगा, आपको ये सामने वाला ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1985, देखिएगा 1985 नहीं है, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 हो जाएगा। ठीक है, 1992 हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 हो जाएगा, इस तरह से। तो इसका आपको देखिएगा राइट आंसर किस में मिल रहा है? बी में मिल रहा है, बी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 72 नंबर की, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो पिछड़े, देखिएगा पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? जी मिडल, यानी कि गुरनार मिडल के द्वारा ये दिया गया था रोलिंग प्लान। इसको ध्यान में रखना है, रोलिंग प्लान काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए ये सुझाव दिया गया था। रोलिंग प्लान गुरनार मिडल के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर के, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए एक जीवनदायी होती है। राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए
जीवनदायी होती है, यह कथन आपको किसका है, ये किसने कहा था? इसका राइट आंसर अरविंद घोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष का ये कथन है। वहीं आपको देखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का भी एक कथन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने कहा था कि विश्वास वह पक्षी है जो प्रभात के पूर्व अंधकार में ही प्रकाश का अनुभव करता है और गाने लगता है। ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर का आपको कथन है। गांधी जी का भी एक कथन है कि पहले स्वयं में वह बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। पहले स्वयं में यानी कि खुद में वह बदलाव लाएं जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। ये आपको कथन गांधी जी का है, इसको भी कथन ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो नट पूजा, चुंगली, बिहू या काठी? ध्यान देंगे 74 का राइट आंसर डी हो जाएगा काठी। ठीक है, काठी आपको मध्य प्रदेश का ये लोक नृत्य है। कहाँ का है? एमपी याद रखेंगे। काठी आपको मध्य प्रदेश का है। ये बिहू असम का है, चुंगली भी है, नट पूजा भी असम से रिलेट है, आपको वहीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर के वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन से प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? 75 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा हैरी हेमंड हैस। हैरी हेमंड हैस हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 76 नंबर की 4 शब्द देखिएगा दिए गए हैं। ये आपको रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो गया। रीजनिंग के लिए मैं पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाए, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 91 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि किसे दर्जा दिया गया है। तो देखिएगा नरी कोरवन समुदाय, हट्टी समुदाय और कडू कुरुबा समुदाय, ये तीनों को आपको दिया गया है, कापू समुदाय को नहीं दिया गया है। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 92 नंबर की अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में किसने विलय किया? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 92 का क्या हो जाएगा? 92 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। यानी कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज्य में भारत राज्य में विलय किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो शुरुआत जो की थी आपको लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे कि राज हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस जगह को मिलाया गया था? तो महाराष्ट्र के सतारा जगह को मिलाया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। और अवध राज्य जो है, अवध राज्य को दुधारू गाय की संज्ञा दी गई थी, इसको भी पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है कहाँ? जेनेवा में, वाशिंगटन में, रोम में या पेरिस में? 93 का राइट आंसर ए हो जाएगा जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। जेनेवा स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुशवेल्ड घास कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में? तो 94 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में बुशवेल्ड घास पाए जाते हैं, बुशवेल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर की लेवर कप संबंधित है। लेवर कप पे कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से, हॉकी से, फुटबॉल से या शतरंज से? तो 95 का यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों टेनिस से। किससे? लेवर कप टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर की कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले हम लोग ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग हुआ था? तो तीसरा, दूसरा, चौथा या प्रथम? तो 96 का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आपको दूसरा में, पहला में आपको निर्वात वाल्व का उपयोग होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था प्रथम पीढ़ी में। ये दूसरा पीढ़ी में जो है कि आपको ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। प्रथम पीढ़ी में आपको निर्वात ट्यूब, वहीं आपको देखेंगे हम लोग तीसरा में किसका उपयोग होता था? तो तीसरा में आपको आईसी का उपयोग होने लगा। आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी चिप का उपयोग किया जाने लगा। तो ध्यान देंगे आपको तीसरा में आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है, और चौथा में ध्यान देंगे, चौथा का भी देख लेंगे हम लोग। तो चौथा में आपको ये माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर के एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, वो कौन सा तत्व है? प्लूटोनियम, थोरियम, रेडियम या यूरेनियम? तो 97 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम जो है ना, ये प्रकृति में नहीं मिलता है, परंतु इसे हम कृत्रिम रूप से बना सकते हैं, प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? तो 98 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग
क्या नहीं है? 2022 तक विनिर्माण 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात का को दोगुना करना। तो और बी ऑप्शन कहता है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, घरेलू मूल्यवर्धन, तकनीकी गहराई और विकास की पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाना। ये सही है, आपका उद्देश्य है ये, ठीक है ना, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में। सी ऑप्शन कहता है कि 2022 तक जीओपी विनिर्माण का सेक्टोरल हिस्सा बढ़ाकर कम से कम 25% करना। ये भी सही है आपका। और डी ऑप्शन है कि रोजगार सृजन की दर में वृद्धि करना ताकि 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार सृजित किया जा सके। ये भी सही है। आपको पहला वाला गलत है, आपको यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 99 नंबर, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है। देखिएगा, गैलापागोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा हुआ है, आपको प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो जोहान गेगर मेंडल, अर्नस्ट हैकल, कार्ल लिनियस या चार्ल्स डार्विन। तो 99 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन का ये नाम जुड़ा हुआ है, गैलापागोस द्वीप समूह से नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 100 नंबर की, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा इसमें से रोग होता है? तो गंडमाला, स्कर्वी, दृष्टिहीनता या बेरी बेरी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 100 का आपको राइट आंसर यहाँ पर बी होने वाला है, क्योंकि स्कर्वी जो है कि मसूड़ों में ये बीमारी, ये मसूड़ों की बीमारी है। दांत का जो मसूड़ा होता है उसमें बीमारी होती है स्कर्वी। इससे आपको मुंह से आपको मसूड़ा से खून ब्लड भी निकलने लगता है। तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। गंडमाला जो होता है, जिसको हम लोग ग्वाइटर कहते हैं, ये आपको आयोडीन की कमी से होता है, गला में जिसको घेंगा रोग कहा जाता है उसको। दृष्टिहीनता जो है कि जिसको आँख में आपको आँख से नहीं दिखता है, ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 101 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित इनमें से कौन सा रोग है? कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया। तो 101 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि डिप्थीरिया। देखिएगा, डिप्थीरिया जो है ये आपको जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला ये बीमारी है। अदरवाइज देखेंगे, खसरा किससे होने वाली बीमारी है, या कंठमाला या छोटी चेचक, तो ये सब वायरस से होने वाला बीमारी है, इसको ध्यान में रखेंगे, वायरस से होने वाला बीमारी है। 102 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है। 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो 4 ओम प्रतिरोधक के द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पर देखिएगा 2 ओम 4 ओम यहाँ पर दे रखा है, R1 और R2। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू टोटल हो जाएगा 4 और 2 6 ओम हो जाएगा। यहाँ पर 6 ओम हो गया। फिर उसके बाद हम लोग परिपथ पे कुल प्रतिरोध निकाल दिए, टोटल 6 ओम। धारा निकालेंगे, अब धारा आई बराबर क्या होता है फार्मूला यहाँ पर, तो V/R होता है। क्या होता है? V/R। यहाँ V कितना है यहाँ पर? वोल्ट। 6 ओम दे रखा है, 6 वोल्ट और बटा में आपको 6 ओम हो जाएगा। तो 6/6 कैंसिल हो गया, तो टोटल 1 एम्पियर यहाँ पर ये धारा मेरा निकल गया। क्या निकल गया? 1 एम्पियर धारा। तो इसके बाद पूछ रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो 4 ओम के प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में ऊर्जा क्षति के द्वारा H इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल यहाँ पर कितना, I² RT फार्मूला होता है। क्या होता है? I² RT। तो इसका बाद I² यानी कि 1 × 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × R कितना है मेरा पर यहाँ पर, रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम कह रहा है यहाँ पर, तो 4 ओम लिख देंगे और उसके बाद आपको वैल्यू पुट करेंगे जाकर के किसका, टाइम का 5 सेकेंड। तो टोटल 5 का 20 हो जाएगा यहाँ पर आपको ये राइट आंसर। कितना हो गया? 20 जूल। तो यहाँ पर आप लोग का 20 जूल आपको राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला 20 जूल। 102 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर देखेंगे कि किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है? पोषी स्तरों की संख्या को कौन सीमित करता है? उच्च स्तर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, भोजन की उपलब्धता मात्रा में कमी होना, प्रदूषित वायु होना या जल। 103 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना, ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर की, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 104 का राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर 1981 ईस्वी में। कब? 1981 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपको 105 नंबर की, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिलेरियासिस। 105 का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा टिटनेस के लिए। ठीक है, एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है ये टिटनेस रोकने के लिए दिया जाता है, टिटनेस के उपचार के लिए दिया जाता है। टिटनेस देखिएगा, टिटनेस से आपको शरीर का कौन सा अंग अगर प्रभावित होता है ये पूछ देगा क्वेश्चन, तो आपको नर्वस सिस्टम आपको प्रभावित होता है, यानी कि तंत्रिका तंत्र, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, यहाँ पर देखिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आपको PDF दे दूंगा मैं, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिक
के लिए सही है। तो ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। ये 1 नंबर कहता है कि ये विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। उत्तम चालक नहीं होता है कार्बनिक यौगिक। ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। अल्प चालक होते हैं, 2 सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, ये आपका सही है। तो 121 का देखिएगा यहाँ पर 2 और 4 सही है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही है। कार्बन का आपको परमाणु संख्या आपको जो होता है कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा तो दोस्तों आपको 2 और 4, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 122 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है इनमें से? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा या चांदी? तो सबसे अच्छा चालक आपको चांदी हो जाएगा। 122 का डी हो जाएगा, सबसे अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जल में विलेयता, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता, उच्च गलनांक एवं क्वथनांक, गलित अवस्था में विद्युत चालकता। तो 123 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। अगला प्रश्न है 124 नंबर की, पराबैंगनी यानी कि यूवी जिसको अल्ट्रावायलेट किरण कहते हैं, क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? फाइकोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल या पर्णपीत यानी कि जेंथोफिल। तो 124 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, फाइकोसाइनिन जो है कि पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक होता है। फाइकोसाइनिन याद रखेंगे, फाइकोसाइनिन। 125 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असत्य प्रकथन का चयन कीजिए। तो असत्य यानी कि गलत का चयन करना है इनमें से। तो 125 का आपको देखेंगे हम लोग क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो डी देखिएगा, डी इनमें से जो है ना कि आपका असत्य है। पढ़ लेते हैं ऑप्शन कि प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग फ्लेमिंग दक्षिण हस्त यानी कि दाएं हस्त नियम का एक सरल नियम है, जो कि बिल्कुल सही है। धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और दिष्ट तथा प्रत्यवर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। बिल्कुल सही है कि दिष्ट धारा एक ही दिशा में बहता है, जबकि प्रत्यवर्ती धारा की दिशा प्रत्यवर्ती रूप से उत्क्रमित होता है। बिल्कुल ये भी सही है। ए बी सी तीनों सही है। डी ऑप्शन देखते हैं, भारत में प्रत्यवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा परिवर्तन होता है, जो कि गलत है आपको। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर के, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल समतल दर्पण या उपरोक्त सभी? तो 126 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल उत्तल दर्पण से हम लोग देख सकते हैं। क्या निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर के, नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक का खोज किसने किया? तो 127 का राइट आंसर सी हो जाएगा, हेनरी रदरफोर्ड। हेनरी रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। चैडविक जेम्स देखिएगा यहाँ पर, चैडविक ने किसका खोज किया था? न्यूट्रॉन का खोज किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर की, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है, प्रोटीएज, लाइपेज, पेप्टिडेज या एमाइलेज? इसका राइट आंसर एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज जो है आपको कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 नंबर की, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों निकलता है? या पूर्व में स्थित है? ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, या इनमें से कोई नहीं? 129 का देखिएगा राइट आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी जो है कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर? पश्चिम से पूरब की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमती है। इसी चलते आपको पूर्व सदैव सूरज जो है कि हमेशा आपको पूरब से निकलता है। वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिएगा हम लोग यहाँ पर मिलान करेंगे कि देखिएगा ए में कौन सा हो जाएगा, ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत का हो जाएगा, ये वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रहे, आपका ये सामने हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे, ये भी आपका सामने हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव, इनका हो जाएगा 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, ये हो जाएगा आपको। श्रेयस अय्यर का हो जाएगा 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। ठीक है, इसको आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर 131 नंबर प्रश्न है कि मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? जो मोबाइल फोन बैटरी जो होता है उसमें कौन सा धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? 131 का राइट आंसर डी हो जाएगा, लिथियम आयन बैटरी। आप लोगों ने नाम सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी का उपयोग होता है, इसमें ध्यान रखेंगे। 132 नंबर प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो 132 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? आइजैक न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया गया था।
132 में और पॉइंट नोट कर देंगे कि चार्ल्स डार्विन जो है आपको, चार्ल्स डार्विन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। और अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, जिन्हें आपको अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था। साथ साथ इसे भी आपको पॉइंट नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर के, आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो 133 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। 134 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि 134 से व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन की शाखा में होता है कैलिस्थेनिक्स, कायोजेनिक्स, बायोनिक्स या सेरेबिक्स। 134 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कैलिस्थेनिक्स जो है आपको व्यायाम विज्ञान पर अध्ययन, ये शाखा में आपको होता है कैलिस्थेनिक्स। 135 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि मलेरिया रोधी दवा क्विनीन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये आपको 135 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कुनैन की छाल से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।